एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप चैनल को ज़रूर विजिट करें और अपनी तैयारी जो है उसको आगे बढ़ाएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये परिभाषा किसकी है? ठीक है, देखिए हमारा जो शैशवावस्था है वहां पर भी जो विकास है वो बहुत ही तीव्र होता है, ठीक है, और वैसे ही किशोरावस्था में भी जो विकास है वो तीव्र होता है। लेकिन जो बाल्यावस्था है वहां पर मानसिक और शारीरिक जो है वो स्थिरता पाई जाती है, थोड़ा स्लो जो है वो विकास जो है वो होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो शैशवावस्था में भी बहुत तेजी से होता है और किशोरावस्था में भी, लेकिन बाल्यावस्था में इसमें थोड़ी स्थिरता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता है, लेकिन थोड़ी स्थिरता पाई जाती है, थोड़ा धीरे होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा रॉस ने दी है, रॉस ने। और ये भी आपने ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि कौन सी अवस्था शारीरिक और मानसिक स्थिरता की अवस्था है तो बाल्यावस्था है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों के चयन हेतु आधारभूत मापदंड है। प्रतिभाशाली बालकों का आपने चयन करना है तो आप क्या देखेंगे? मौलिकता, बौद्धिक क्षमता, नवीनता या सभी? तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक कौन होंगे? जिनका आईक्यू लेवल हाई होगा, 130 प्लस। ठीक है, तो वो जो है उनका हमने क्या देखना, उनका हमने बौद्धिक क्षमता आईक्यू देखना होता है उनकी। ठीक है, बौद्धिक क्षमता, इसमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट सभी आंसर कर देते हैं, गलत हो जाएगा, सभी नहीं आएगा। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके लिए जो है वो बौद्धिक क्षमता, उनको देखने के लिए, उनका चयन करने के लिए हम क्या देखेंगे? बौद्धिक क्षमता देखेंगे उनकी। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या है? फ्राइड ने मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की सब्जेक्ट मैटर क्या बताया है? साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो फ्राइड ने बोला है अचेतन मन। फ्राइड ने बोला है कि अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी जो है उसको जानना है तो आपको उसके अचेतन मन को जानना होगा। और फ्राइड ने कितने % अचेतन मन बताया है? तो 10 में से 9 हिस्से, मतलब 9/10 जो है वो हमारा अचेतन मन होता है, सिर्फ 1/10 जो है वो चेतन मन होता है। मतलब जो हम दिखते हैं, जो हम दिखाते हैं वो सिर्फ 1/10 है। एक्चुअल में जो अचेतन मन है, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, ठीक है, जिसको 9/10 हिस्सा बोला है फ्राइड ने। ठीक है, तो अचेतन मन जो है इसको सब्जेक्ट मैटर बताया है, बोला इसको जानना है हमने। ठीक है, फ्राइड ने क्या बोला है? हमें अचेतन मन को जानना है, अचेतन मन। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में क्रमबद्ध प्रोत्साहन तथा पुनर्वलन का प्रमुख हाथ है, ये कथन किसका है? तो भाषा के बारे में मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। देखिए, भाषा के बारे में प्याजे ने भी बात की है, लेकिन प्याजे ने भाषा को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। प्याजे ने जो उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वहां पे भी, और ऐसे भी जो प्याजे है वो भाषा को ज्यादा, वो भाषा जो बच्चों की भाषा है उसको इगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं। ठीक है, कि बच्चा ऐसे ही बोलता रहता है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। प्याजे ने बोला है कि थॉट पहले आया है और भाषा बाद में आई है। तो मतलब थॉट के लिए, विचार के लिए भाषा का कोई रोल नहीं है। लेकिन जहां पर हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग के 2-3 साल जो है वो भाषा और विचार जो है वो अलग अलग चलते हैं, लेकिन बाद में 3 साल के बाद ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं भाषा और विचार। वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की जो है जिस स्पीच को प्याजे इगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं उसी स्पीच को वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। और इस स्पीच के जरिए वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जो है वो अपने बिहेवियर को, अपने विचारों को रेगुलेट करता है। तो वाइगोत्स्की ने बोला है कि भाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसी तरह स्किनर है, स्किनर ने बोला है, स्किनर की ये लाइन है, भाषा सीखने में क्रमबद्ध प्रोत्साहन और पुनर्वलन का प्रमुख हाथ होता है। ये लाइन किसकी है? ये स्किनर की है। ठीक है, भाषा के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। ये जो लाइन है, भाषा सीखने में क्रमबद्ध जो प्रोत्साहन है, जो पुनर्वलन है, उसका हाथ होता है, वो भाषा सीखने में हेल्प करता है, ये स्किनर ने बोला है। इसके अलावा भाषा के जो बहुत बड़े जिन्होंने भाषा के ऊपर काम किया है वो है चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की। उनके बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। नॉम चॉम्स्की ने बताया है कि जो इंसान है उनके दिमाग में, उनके बच्चों के दिमाग में एक एलईडी डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मैं पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो एलईडी है जिसकी सहायता से जो है वो इंसान के बच्चे जो है वो भाषा सीखते हैं। ये किसने कहा है? ये चॉम्स्की ने कहा है। तो आपको याद रखना है, ये एलईडी के बारे में किसने बात की है? तो चॉम्स्की ने बात की है। चॉम्स्की, इन्होंने भाषा के ऊपर काफी काम जो है वो किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ जो है 2005 वो किसके ऊपर बल देता है? करके सीखने पर, समस्या हल करने पर, रटने पर या उपरोक्त सभी? तो करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 जो है वो करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रटने से जो है वो मुक्त करना है हमने अपनी पढ़ाई को, ये चीजें जो है ये एनसीएफ 2005 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सामान्य से विशिष्ट की दिशा में सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट मतलब हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। वैसे ही अगर इंडक्टिव मेथड है, आगमनात्मक तर्क है, तो वहां पर हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ को जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, इसको आपने याद रखना है। सामान्य से जो विशिष्ट है, रूल टू एग्जाम्पल है, ये निगमनात्मक तर्क है, डिडक्टिव मेथड है। और जो एग्जाम्पल टू रूल है वो आगमनात्मक तर्क है, इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है, तरल बुद्धि का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है ये हमारे कैटल ने दिया है, कैटल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस परीक्षण विधि के अंतर्गत आता है? मैंने परीक्षण विधियां आपको बताई थी, 3 प्रकार की परीक्षण विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है आत्म प्रतिवेदन विधियां, फिर आ जाती हैं प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्शन मेथड्स, एंड जो थर्ड वन है वो है प्रेक्षण विधियां, ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आत्म प्रतिवेदन विधियां हैं, जिनमें हमारा कैटल का जाता है, प्रश्नावली आ जाती है। इसके अलावा आइजेंक ने जो प्रश्नावली तैयार की है वो आ जाती है। ठीक है, और वेल समायोजन आविष्कारिता, वो वाला मेथड आ जाता है। ठीक है, कैटल का जो 16 PF प्रश्नावली है वो भी आत्म प्रतिवेदन विधियों में आती है। ठीक है, जो प्रक्षेपण विधियां है ना, ये जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है ये प्रक्षेपण विधियों में आता है, प्रोजेक्शन मेथड्स में आता है, जिसमें मैंने आपको TAT पढ़ाया था, इंक ब्लॉट टेस्ट पढ़ाया था। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये तो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, मतलब एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें कुछ जो शब्द है वो नहीं होंगे, तो आपको उसको वाक्य को पूरा करना है। ये व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। ठीक है, क्या है ये? व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, शब्द साचार्य परीक्षण है, और इसके अलावा TAT, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी प्रक्षेपण विधियां हैं। ठीक है, जो प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं उसमें हमारे आ जाते हैं केस स्टडी आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अपने स्वयं के अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार का पुनर्वलन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे ज्यादा, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए जो अभिप्रेरणा आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर हम किसी को देखकर भी प्रेरित हो रहे हैं या किसी के कहने से कोई काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर से अभिप्रेरित हैं तो हम उस काम को करके ही छोड़ेंगे। तो आंतरिक अभिप्रेरणा, कौन सा इसमें आंसर आएगा? आंतरिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आश्रित चर है? इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा आप देखिए आश्रित चर क्या है।
उद्दीपक, अनुक्रिया और प्राणी, ऑर्गेनिज्म और आवास। ठीक है, तो अगर मैं पावलोव के जो थ्योरी है उसका एग्जांपल दूं आपको, तो पावलोव की थ्योरी में उद्दीपक क्या था? उद्दीपक था भोजन। ठीक है, पावलोव की थ्योरी में हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को, आश्चर्य आप समझ जाओगे। अनुक्रिया क्या थी? लार टपकाना, लार टपकाना। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए प्राणी तो आश्रित चर में नहीं आएगा, ना ही आवास, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताइए कि आश्रित चर का मतलब कौन सा? डिपेंडेंट है, मतलब किसी की वजह से होने वाला है। लार टपकाने की वजह से खाना तो नहीं आ जाएगा खुद वो खुद, ठीक है, खाने को देखकर लार तो टपक सकती है, तो ये डिपेंडेंट हुआ। खाने की वजह से लार टपक रही है ना, तो ये डिपेंडेंट हुआ क्योंकि उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और उसको लग रहा है पता कि घंटी बज गई, अच्छा अब खाने आने वाला है, तो वो फटाफट से लार टपकाने लगता है। तो अनुक्रिया जो है, जो रिस्पॉन्स जो है, ये आश्रित चर है। किसके ऊपर आश्रित है? स्टिमुलस के ऊपर, उद्दीपक के ऊपर आश्रित है ये। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, रिस्पॉन्स जो है वो आश्रित चर है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, वो डिपेंडेंट है। तो इस तरह से ये अनुक्रिया जो है वो भोजन के ऊपर, लार टपकाना भोजन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये डिपेंडेंट है, आश्रित चर है अनुक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज वीडियो को आपने लाइक शेयर जरूर करना है। अभी आप लाइक कर दीजिए, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज आप हमारे लिए इतना जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के विषय में असत्य है। ये एक मानसिक और क्रियात्मक प्रक्रिया है, ये एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, चिंतन अप्रकट व्यवहार है, इनमें से कोई भी नहीं, कि कोई भी गलत नहीं है। तो कौन सा वाला गलत है? देखो आप इसको देखोगे ना तो आप बोलोगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं है, मतलब डी तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा गलत है? चिंतन के बारे में, कि एक मानसिक प्रक्रिया तो है, लेकिन क्या ये क्रियात्मक प्रक्रिया है? सोचने के लिए कि आपको हाथ पैर चलाने पड़ते हैं? नहीं ना, अपने मन में सोच सकते हो ना आप, तो फिर ये ऑप्शन गलत है। अगर अकेला लिखा होता ना ये एक मानसिक प्रक्रिया है, देन वो सही होता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है ये मानसिक और क्रियात्मक प्रक्रिया है, तो वो गलत हो गया। ये मध्यस्थ प्रक्रिया है, समस्या समाधान में मध्यस्थता करता है ये चिंतन जो है, और चिंतन अप्रकट व्यवहार है, अप्रकट व्यवहार है ये, है ना, कोई देख थोड़ी सकता है इसको। तो ये जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है। नेक्स्ट है अंतर्नोद, अंतर्नोद है ड्राइव आदि शक्ति का मूल है। ये कथन किसने दिया है? ये कथन डेशियल का है, डेशियल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है चित्रगत कुंठा परीक्षण, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट जो है, ये इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक जो है वो है रोजेनविंग। ये भी व्यक्तित्व मापन है ना, पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट का। तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके आविष्कारक कौन है? रोजेनविंग ने दिया है ये। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने के किस कारक का सबसे ज्यादा योगदान है? मनोविज्ञान एक साइंस है, ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि एक साइंस है? इनमें से बोलो कौन सा जो फैक्टर है वो इसको साइंस कहलाता है, हेल्प करता है इसमें? तो वस्तुनिष्ठता है क्या? ऑब्जेक्टिव है ये, और क्रमबद्ध है अध्ययन इसका, ठीक है, सीरीज से इसका अध्ययन होता है, क्रमबद्ध होता है, और नियंत्रित प्रयोग है, कंट्रोल कंडीशंस में जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि ये तीनों ही विज्ञान होने की शर्तें हैं, और साइकोलॉजी में ये तीनों ही शर्तों पे काम होता है। ठीक है, तथ्यों पे आधार पे काम होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है, नियंत्रित प्रयोग होते हैं, कंट्रोल कंडीशन स्थितियों में जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, संपूर्णता होल जो है वो अंशों के योग से बड़ा होता है, ये किसने कहा है? ठीक है, तो संपूर्णता अंशों के योग से बड़ा होता है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये गेस्टोलवादियों की डेफिनेशन। गेस्टोलवादी होल को बड़ा मानते हैं, संपूर्णता को अंशों से ज्यादा बड़ा मानते हैं। ठीक है, अंशों के योग से संपूर्णता को, होल को बड़ा मानते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।